गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जीके कुछ कार्यक्रम में। प्यारे अभ्यर्थियों, 6244 पुलिस आरक्षी भर्ती री एग्जाम 2024 के इस जीएस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे अभ्यर्थियों, डेली प्रैक्टिस सेट और आपका आना मेरा आना ठीक 3 बजे दोपहर से तो चलता रहता है, ठीक है। तो बिना किसी देरी और विलंब के प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और देखिए, आज की इस क्लास में पहला प्रश्न है कि अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। खटाक से आपका आंसर होगा कि लाई डिटेक्टर का यूज करते हैं। तो प्यारे अभ्यर्थियों, अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण का मतलब होता है कि किसी भी अपराधी व्यक्ति से पूछताछ करना। तो अन्वेषण के दौरान सही और झूठ का पता लगाने के लिए प्यारे अभ्यर्थियों लाई डिटेक्टर का यूज तो करते ही करते हैं। साथ ही साथ बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो पॉलीग्राफ टेस्ट का मतलब पॉलीग्राफ जो टेस्ट होता है इसकी मतलब एक सहायता ली जाती है प्यारे अभ्यर्थियों। साथ ही साथ देखें तो ब्रेन में आपके जो ना ब्रेन में और पूरी तरीके से मतलब कि बॉडी का मतलब पूरा एक जो वाइब्रेशन है उसको सभी को पता करने के लिए प्यारे अभ्यर्थियों नार्को टेस्ट भी सही गलत पता लगाने में सक्षम होता है, ठीक है। तो आपका लाई डिटेक्टर हो गया, पॉलीग्राफ हो गया, साथ ही साथ आपका नार्को टेस्ट हो गया प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। ये सारी चीज़ें अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने में आपकी सहायता करेंगी। कौन सी विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्ताल्पता नामक रोग हो जाता है। रक्ताल्पता का मतलब होता है प्यारे अभ्यर्थियों सीधा सा एनीमिया रोग। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है शरीर में, ठीक है। तो बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो देखिए फॉलिक एसिड जो होता है, फॉलिक अम्ल कहते हैं इसे, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन B9 है। और साथ ही साथ बात करें तो विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबाल्मिन। तो साइनोकोबाल्मिन जो है इस दोनों की कमी से यानी कि विटामिन B9 और B12 की कमी से मतलब एनीमिया का खतरा हो जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। विटामिन के अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो विटामिन मानव शरीर में तंत्रिका प्रणाली को स्वस्थ बनाए रखता है। जो आपका नर्व सेल्स है इसको सही और सुदृढ़ और मजबूत बनाए रखने में प्यारे अभ्यर्थियों विटामिन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो विटामिन B9 और B12 की कमी से क्या होता है, विटामिन B9 और B12 की कमी से प्यारे अभ्यर्थियों क्या होता है, विटामिन B9 और B12 की कमी से क्या होता है, एनीमिया का खतरा हो जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। एनीमिया का मतलब होता है रक्ताल्पता या अरक्तता, ठीक है, यानी खून की कमी हो जाती है शरीर में, ऑक्सीजन प्रवाह कम हो जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कि बच्चों में होने वाला बौनेपन का रोग किस कमी से होता है, ठीक है। बच्चों में जो बौनेपन का जो रोग है वो कैसे होता है। तो प्यारे अभ्यर्थियों देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में बौनेपन का रोग हो जाता है, ठीक है। तो चाहिए क्या कि व्यक्ति का जो थायरॉक्सिन हार्मोन है अगर उसकी कमी होगी तो फिर स्वाभाविक रूप से बौनापन हो जाएगा, यानी कि जो वृद्धि होगी शरीर की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। तो बात करें तो देखिए, सांस नली के ऊपर जो श्वास नली है, श्वास नली के ऊपर एक थायराइड नामक एक ग्लैंड पाई जाती है, यानी थायराइड ग्लैंड जिसे कहते हैं, थायराइड ग्रंथि कहते हैं। तो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है जिसमें थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो बनते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसके पास है। हमेशा याद रखिएगा, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार केवल और केवल प्यारे अभ्यर्थियों राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। तो लोकसभा का चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और अधिसूचना जारी होने के बाद, जैसे ही अधिसूचना जारी हो जाती है लोकसभा चुनाव की, इसके बाद निर्वाचन आयोग जो है तो अन्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि अधिसूचना जारी करने के लिए निर्वाचन आयोग आएगा। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी राष्ट्रपति करता है, और जैसे ही एक बार अधिसूचना जारी हो गई तो निर्वाचन आयोग फिर पूरे निर्णय और डिसीजन लेने के लिए फिर वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित होता है प्यारे अभ्यर्थियों। तो भारतीय संविधान का भाग 5 है। भाग 5 का जो अध्याय 4 है इसमें बात की गई है प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उस भाग 5 के अंतर्गत जो एनेक्सर 4 है उसमें भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो संविधान का देखिए जो भाग 5 है वो संघ की संरचना से निहित होता है, ठीक है। उसमें संघ की संरचना के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। लाल किले से लगभग 500 मीटर की दूर पर इस इमारत को शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। आप जब कभी पूछे शाहजहां ने मतलब जामा मस्जिद का निर्माण कब करवाया था, तो 1656 ईस्वी में करवाया था, ठीक है। 1656 ईस्वी में करवाया था। 1656 ईस्वी में करवाया था किसने, शाहजहां ने करवाया था। कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, हमेशा याद रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों, संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 और 56 के बीच में, ये भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच में ये आंदोलन किया गया था प्यारे अभ्यर्थियों। बहुत सारे संथाल जो विद्रोही थे इन्होंने जो है तो क्या किया था कि अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ बहुत सारी जो व्यवस्थाएं खराब थी इन सभी के खिलाफ, इन सभी को लेकर के एक विरोध प्रदर्शन किया था संथाल जो है तो जनजाति के लोगों ने प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो संथाल विद्रोह जो 1855-56 के बीच में हुआ था, इसके सुप्रसिद्ध नेता थे आपके सिद्धू और कान्हू। सिद्धू
और कान्हू, ठीक है। सहोदर भ्राता थे वैसे तो चार, सिद्धू, कान्हू, भैरव और चंद, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत पाक के बीच में शिमला किस वर्ष में शिमला समझौता हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिए 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में आपसी सुधार के लिए सारे जो है तो मतभेदों को समाप्त करने के लिए और दोनों देशों के बीच में एक सही समन्वय स्थापित करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों शिमला में 2 जुलाई 1972 को एक समझौता किया गया था, जिसे हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा पंथ का नेतृत्व किसने किया था? तो सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनकी मृत्यु होने के बाद, इनकी शहीदी होने के बाद में प्यारे विद्यार्थियों खालसा पंथ का नेतृत्व किया था आपके बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर, ठीक है। बंदा बहादुर ने क्या किया? बंदा बहादुर वही है जिनका नाम क्या है? लक्ष्मण दास इनका नाम है। इनका दूसरा नाम माधवदास बैरागी मिलेगा, ठीक है। माधवदास लक्ष्मण दास बैरागी मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा पंथ का नेतृत्व क्या किया था? बंदा बहादुर ने किया था, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह के जो साहिबजादे थे, साहिबजादों की जो तो शहीदी का बदला भी लिया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? फिजी द्वीप समूह किसका अंश है प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिए फिजी को आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है। जो फिजी द्वीप समूह है इसे ऑफिशियल तरीके से आधिकारिक रूप से फिजी जो है तो फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और ये बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों ये दक्षिण प्रशांत महासागर के मलेशिया में एक द्वीप है, ठीक है। ये जो फिजी द्वीप समूह है ये दक्षिण प्रशांत महासागर के मलेशिया में एक द्वीप है प्यारे विद्यार्थियों। बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक अंश है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अंश है। किसका अंश है? तो हमेशा याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक क्या है? अंश है। बात करें फिजी द्वीप समूह की राजधानी की, तो फिजी द्वीप समूह की राजधानी है सुआ। फिजी द्वीप समूह की राजधानी है सुआ। और बात करें वहाँ की मुद्रा की, तो मुद्रा है वहाँ की फिजी डॉलर। फिजी डॉलर वहाँ की मुद्रा है। अगला प्रश्न है कि किस खनिज को पीला केक कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो किस, ठीक है, तो किस खनिज को पीला केक के नाम से जानते हैं? तो यूरेनियम को जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। बहुत ही महंगा रसायन है प्यारे विद्यार्थियों। जिसके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह यू होता है इसका प्यारे विद्यार्थियों। परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या इसकी 92 होती है। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज 1789 में क्लाप्रोथ ने, ठीक है। क्लाप्रोथ एक वैज्ञानिक है, तो क्लाप्रोथ ने क्या किया था? 1789 में इसकी खोज की थी, ठीक है। चलिए किसको कहते हैं? तो यूरेनियम को कहते हैं, यूरेनियम को कहते हैं। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है प्यारे विद्यार्थियों? तो हमेशा पता होना चाहिए आपको कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा है। भारत और नेपाल के बीच में प्यारे विद्यार्थियों एक काली नदी है जो कि सीमा का निर्माण करती है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो भारत और चीन के बीच में जो रेखा है प्यारे विद्यार्थियों वो मैकमोहन रेखा है। 1914 में भारतीय जो विदेश सचिव थे हेनरी मैकमोहन ने क्या किया था? इसका विभाजन किया था भारत और चीन का, साथ ही साथ लगे हाथ तिब्बत का भी विभाजन हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिए कालाकोट जो थर्मल पावर स्टेशन है ये उत्तर भारत का प्रथम थर्मल पावर प्लांट है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जो आपका कालाकोट थर्मल पावर प्लांट है ये उत्तर भारत का सबसे पहला सर्वप्रथम कालाकोट में ही बना था थर्मल पावर प्लांट प्यारे विद्यार्थियों। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में स्थित है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में स्थित है। अगले नंबर पे आ जाएंगे, द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? हमेशा याद रखिएगा इंडिया गेट दिल्ली और द गेटवे ऑफ इंडिया प्यारे विद्यार्थियों मुंबई में स्थित है प्यारे विद्यार्थियों। इसकी आधारशिला मुंबई के जो गवर्नर थे सर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क, इसकी आधारशिला रखी थी। उस समय मुंबई के गवर्नर हुआ करते थे सर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क। इनके द्वारा 31 मार्च 1913 को इसकी आधारशिला रखी गई थी, ठीक है। 31 मार्च, ठीक है, 1913, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, कहाँ पर स्थित है? तो हमेशा याद रखिएगा मुंबई में स्थित है। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के अधिनियम को लागू किया था प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था? तो हमेशा याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 2011। हमेशा याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 2011 में लागू किया गया था। बात करें तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 था, इसके द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में 2011 में एक अधिनियम और लागू हुआ, जिसमें क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी
किस भाषा में है? तो अमीर खुसरो द्वारा रचित जो कविता है छाप तिलक सब छीनी, प्यारे अभ्यर्थियों ये ब्रज भाषा में बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, फारसी भाषा के बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो, लेकिन इनके प्यारे अभ्यर्थियों रचनाओं में ब्रज भाषा और खड़ी बोली और अवधी बोली के भी अंश दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर आते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था प्यारे अभ्यर्थियों? तो हमेशा याद रखिएगा सूरसेन कहा जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा के जो आसपास के जो क्षेत्र थे ये क्या कहलाते थे? ये सूरसेन कहलाते थे प्यारे अभ्यर्थी, जिसकी राजधानी, ठीक है, जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। मथुरा के आसपास का क्षेत्र सूरसेन कहलाता था और उस सूरसेन जो महाजनपद है प्यारे अभ्यर्थियों, सूरसेन एक महाजनपद है, इसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में प्यारे अभ्यर्थियों 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, इसमें से 16 महाजनपद मतलब कि देखे गए हैं 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद की अगर बात करें तो वत्स, मगध, कम्बोज, कुरु, काशी, पांचाल, अंग, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, वज्जी। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से कुल मिलाकर के लगभग 16 जो है तो आपके महाजनपद मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे प्यारे अभ्यर्थियों वो त्रिगवेली महोदय थे। त्रिगवेली महोदय थे जो मतलब बात करें वर्तमान की तो वर्तमान में आपके पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं। एंटोनियो गुटेरेस हैं प्यारे अभ्यर्थियों। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो अक्सर पूछा गया है और कई बार पूछा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? यूएनओ दिवस या यूएनओ डे कब मनाया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज करने का श्रेय जाता है प्यारे अभ्यर्थियों हेनरी बैकुरेल को। हेनरी बैकुरेल ने इसकी खोज की थी प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि फ्रांसीसी एक भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्यारे अभ्यर्थियों। साथ ही साथ रेडियो एक्टिव तत्व खोजने में, ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्वों का पता लगाने के लिए प्यारे अभ्यर्थियों मैडम मैरी क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी को प्यारे अभ्यर्थियों संयुक्त रूप से क्या किया गया था कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है प्यारे अभ्यर्थियों? कृषि से संबंधित एक अच्छा सा प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, पूछा जा रहा है कि खरीफ फसल की बुआई कब होती है प्यारे अभ्यर्थियों? तो खरीफ फसल की बुआई प्यारे अभ्यर्थियों जून और जुलाई के मध्य में होती है, जून जुलाई महीने में होती है प्यारे अभ्यर्थियों। हो सकता है कि कभी किसी क्षेत्र में बारिश न होने के कारण थोड़ा सा जो बुआई है वो थोड़ा सा उसको अगले थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाए, थोड़ा डिले कर दिया जाए। तो देखा जाता है कि बुआइयाँ अगस्त में भी प्यारे अभ्यर्थियों चलती रहती हैं। बात करें खरीफ की इन फसलों की, प्रमुख फसलों की, तो जैसे आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, धान हो गया प्यारे अभ्यर्थी। ठीक है, ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का वो जनपद जिसे सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं, जहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों कांच का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है प्यारे अभ्यर्थियों। सर्वाधिक कांच का उत्पादन होता है। 200 वर्षों से यहाँ पे लोग चूड़ियों का व्यापार करते आ रहे हैं प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है प्यारे अभ्यर्थियों? तो देखिए सही उत्तर की बात करें तो कौशाम्बी। और क्या कौशाम्बी जैन और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी माना गया है। बात करें तो देखिए जैन धर्म के जो 6वें तीर्थंकर थे जिन्हें हम पद्म प्रभु के नाम से जानते हैं, तो पद्म प्रभु का जन्म स्थान भी यही है। कौशाम्बी जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, जो कौशाम्बी जिला है, ये जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर प्रभु पद्मनाथ के जो है तो जन्म स्थान भी है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो 7वीं सदी में प्यारे अभ्यर्थियों यहाँ पे ह्वेनसांग आया था। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 7वीं सदी में यहाँ पे ह्वेनसांग आ चुके हैं। अगले प्रश्न की बात करें, टेंटलम नामक दुर्लभ धातु की खोज कहाँ पर की गई थी? तो टेंटलम नामक जो एक दुर्लभ धातु है प्यारे अभ्यर्थियों, ये पंजाब में सतलज किनारे IIT रोपड़ के छात्रों ने इसकी खोज की थी प्यारे अभ्यर्थियों। पंजाब में सतलज के किनारे IIT रोपड़ के छात्रों ने इसकी खोज की थी। ये विशेष प्रकार की दुर्लभ धातु एक टेंटलम होती है प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि अधिक ताप एवं दाब सहने की क्षमता से युक्त होती है। ठीक है, यानी टेंटलम नामक जो दुर्लभ धातु है इसमें अत्यधिक ताप हो, अत्यधिक दाब हो, ये सब कुछ सहन करने की क्षमता रखती है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए प्यारे अभ्यर्थियों एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन नियम 1955 की धारा 44A के तहत प्यारे अभ्यर्थियों एसिटिलीन गैस का प्रयोग फलों को पकाने के लिए बंद कर दिया गया, इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। पहले लोग एसिटिलीन गैस से पकाते थे। एसिटिलीन गैस जो है तो प्यारे अभ्यर्थियों ये मानव शरीर के लिए हानिकारक होती है। अतः इसके बाद से एक नियम आया प्यारे अभ्यर्थियों कि एथिलीन गैस से ही फलों को पकाया जाएगा।
ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी प्यारे अभ्यर्थियों। तो सशस्त्र बल जो न्यायाधिकरण है इसकी स्थापना प्यारे अभ्यर्थियों आपकी 2009 में की गई थी। ठीक है। अगर बात करें तो इसके जो प्रधान जो मतलब मुख्य ब्रांच है, जो मुख्य शाखा है प्यारे अभ्यर्थियों, वो दिल्ली में स्थित है। साथ ही साथ अगर क्षेत्रीय बेंच की अगर बात करें तो क्षेत्रीय बेंचों में आपकी लखनऊ हो गई, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई है, ये जो है तो इसकी क्षेत्रीय बेंच है प्यारे अभ्यर्थियों। 2009 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की खोज की मतलब की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं प्यारे अभ्यर्थियों आज के जो है तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में प्यारे अभ्यर्थियों पहला प्रश्न है कि पेंशन विभाग ने प्यारे अभ्यर्थियों की पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है। इस पोर्टल का प्यारे अभ्यर्थियों क्या नाम है। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा इसका नाम है भविष्य पोर्टल, यानी कि इसका नाम है भविष्य पोर्टल नाम है इसका प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है जिसका नाम है भविष्य पोर्टल प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है। तो पेंशन विभाग ने बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उनके पेंशन को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए प्यारे अभ्यर्थियों क्या किया है कि एक भविष्य पोर्टल एक लागू किया है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है। ये जो पोर्टल है प्यारे अभ्यर्थियों ये भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, साथ ही साथ प्यारे अभ्यर्थियों पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक सहित अन्य बहुत सारी ऐसी बैंक हैं जिनके साथ भुगतान सेवाओं और उनके साथ सुविधाओं के लिए प्रोसेसिंग के लिए एकीकृत किया गया है प्यारे अभ्यर्थियों। तो हमेशा याद रखिएगा कि पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है जिसे भविष्य पोर्टल के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कि किस संस्था ने सारथी 2.0 नामक ऐप लॉन्च किया है। तो हमेशा याद रखिएगा सेबी वो संस्था है प्यारे अभ्यर्थियों। सेबी वो संस्था है जिसने क्या किया है, जिसने सारथी 2.0 नामक एक ऐप लॉन्च किया है प्यारे अभ्यर्थियों जो निवेशकों को वित्तीय प्रबंधन में सहायता करता है। ठीक है। और ये जो ऐप है प्यारे अभ्यर्थियों व्यापार को लेकर के, वाणिज्य को लेकर के एक जो जटिल समस्याएं आ रही थी बीच में, उन सबको सही करने के लिए सेबी एक ऐसी जो संस्था है इसने सारथी 2.0 नामक एक ऐप लॉन्च किया है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर कौन बनी है प्यारे अभ्यर्थियों, महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, हमेशा याद रखिएगा। तो आपका सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों, हमेशा याद रखिएगा अनामिका बी राजीव प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है। यानी कि जो सब लेफ्टिनेंट है अनामिका बी राजीव ने भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनकर के प्यारे अभ्यर्थियों एक इतिहास रचा प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है। आईएनएस राजली में उन्होंने प्यारे अभ्यर्थियों नौसेना का ये जो है तो हेलीकॉप्टर उड़ा करके एक इतिहास रचा है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है। 7 जून को उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया था। अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे अभ्यर्थियों और अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है। तो प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा इसका असम। हमेशा याद रखिएगा सही उत्तर होगा असम। असम के प्यारे अभ्यर्थियों जो मुख्यमंत्री थे प्यारे अभ्यर्थियों, उन्होंने क्या किया है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, बालिकाओं की पठोपाठन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, यहाँ तक कि बालिकाओं के जन्म से लेकर के उनके पठोपाठन व्यवस्था के साथ साथ उनके जो है तो विवाह के समय के पहले तक मतलब कि एक विशेष प्रकार का एक वित्तीय सहायता एक अनुदान एक प्रारंभ किया प्यारे अभ्यर्थियों असम सरकार ने, जिसे मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना कहते हैं। मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें कि हाल ही में अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है प्यारे अभ्यर्थियों, तो हमेशा याद रखिएगा उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, यानी कि हाल ही में जो है तो अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है, जिन्होंने जनरल मनोज पांडे की जगह ली है प्यारे अभ्यर्थियों। जुलाई के पहले ही सप्ताह में प्यारे अभ्यर्थियों उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, साथ ही साथ जो है तो लगभग 40 वर्षों की सेवा इन्होंने की है सीडीएस से, एनडीए सीडीएस से प्यारे अभ्यर्थियों अधिकारी बने थे सेना में। साथ ही साथ दक्षिणी कमान, ठीक है, और सेना की अन्य कमानों के जो है तो प्यारे अभ्यर्थी उन्होंने जो है तो बागडोर संभाली है। साथ ही साथ बहुत सारे जो है तो अन्य पदक भी इन्हें प्राप्त हुए।
ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का जीके क्विज कार्यक्रम। ठीक है, समय अभाव के कारण और बहुत सारी अन्य क्लासों के कारण और आपका समय ज़्यादा बाधित ना हो क्लास को लेकर के, इस क्लास को बिल्कुल शॉर्ट मोड में हम लेकर के आते हैं कि लगभग 20-22 मिनट में आपकी क्लास पूरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो मिलते हैं आपसे कल इसी समय इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बिल्कुल अंतिम समय तक बिल्कुल बनाए रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।